फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्रिया शारीर का पेपर फर्स्ट का प्रकृति चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति तो प्रायः देखा जाता है कि कुछ रोग विशिष्ट प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो कि विशिष्ट प्रकृतियों के व्यक्तियों में अधिक होते हैं और उनमें कुछ रोगों का आक्रमण भी शीघ्र होता है। ठीक है, कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनमें रोगों का आक्रमण बहुत जल्दी होता है, या ये कह सकते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए ये रोगों का आक्रमण जल्दी होता है और वो जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। ठीक है, तो कोई पुरुष स्थूल होता है। स्थूल मतलब क्या होता है? मोटा। कोई कृश होता है मतलब पतला। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। सब अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा। यदि नहीं तो सभी व्यक्तियों के त्वचा, नेत्र, केश, स्वर आदि भी भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे सभी का स्ट्रक्चर होता है वो सेम तो होता नहीं। तो सभी व्यक्तियों में किसी की त्वचा अलग रहेगी, किसी के नेत्र अलग रहेगा, किसी का केस अलग रहेगा, किसी का स्वर अलग रहेगा। तो सभी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और आरोग्य, अनारोग्य, बल, बुद्धि, आहार विहार, संतानोत्पत्ति आदि भावों में भी भिन्नता होती है। आरोग्य में, अनारोग्य में, बल में, बुद्धि में यानी दिमाग में, आहार खाने पीने, विहार कैसे रहते हैं, संतानों की उत्पत्ति आदि भावों में भी भिन्नता होती है। ठीक है, सेम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ भिन्नता रहेगी। ये सब भिन्नताएं प्रकृति के ही अधीन होती हैं। ये जो भिन्नताएं हो रही हैं ये किसके अधीन होती है? प्रकृति के अधीन होती है। ठीक है, तो प्रकृति ज्ञान के द्वारा धातु साम्य स्थापित कर शरीर के स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रकृति का ज्ञान है तो हम धातुओं को साम्य करके यानी कि साम्यावस्था में करके, स्टेबल करके स्थापित कर सकते हैं। यानी क्या स्थापित कर सकते हैं? स्वास्थ्य को हम लोग स्थिर रख सकते हैं, यानी स्वस्थता बनाए रह सकते हैं। ठीक, अगर हमें प्रकृति का ज्ञान है तो आइए निष्पत्ति देखते हैं। प्रकृति शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के प्रा उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वर्ड। प्रकृति शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के प्रा उपसर्ग और क्या? क्रि धातु से होती है। ठीक, इसको प्रा प्लस क्र प्लस ती, क्रा मतलब क्री बोलते हैं उसे, प्रा प्लस क्री प्लस ती, इन तीन पदों को मिलाते हैं, इनका विच्छेद करते हैं तो प्रकृति बनता है। ठीक है, इनकी संधि करते हैं तो प्रकृति बनता है, विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रा प्लस क्री प्लस ती बनेगा। ठीक, जिसमें प्रा का अर्थ क्या होता है? सत्वगुण एवं ज्ञानार्थक। याद रखिएगा इसको, प्रा का अर्थ होता है सत्वगुण और ज्ञानार्थक। क्री का अर्थ क्या होता है? राजस गुण एवं गत्यार्थक। क्री का अर्थ क्या होता है? राजस गुण और गत्यार्थक। तथा ती का अर्थ क्या होता है? तामस एवं जड़ता। ठीक है, ती का अर्थ क्या होगा? तामस और जड़ता। ये इसका बोध कराता है। ठीक, अच्छा, ये एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनेगा। प्रा से क्या होता है? सत्वगुण और ज्ञानार्थक होगा, याद कर लीजिए। क्री से होगा राजस एवं गत्यार्थक होगा और ती से तामस और जड़ता होगा। तो एक श्लोक क्या लिखा हुआ है? प्रकरोति इति प्रकृति, आधी लाइन का यानी 3 वर्ड का है, याद कर लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है प्रकरोति इति प्रकृति। अच्छा, डॉक्टर घाड़ेकर क्या कहते हैं? घाड़ेकर जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीका में कहा है, क्या कहा है? प्रकृति शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं। डॉक्टर घाड़ेकर जी कहते हैं कि जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करता है, क्या करेगा? उत्पन्न करेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकृति कहेंगे। ठीक, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करता है उसे प्रकृति कहते हैं।
अच्छा, आचार्य चरक क्या कहेंगे, कहते हैं तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो यह। क्या कहते हैं आचार्य चरक, तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो यह, अर्थात द्रव्य के स्वभाव को प्रकृति संज्ञा प्रदान की है। आचार्य चरक ने द्रव्य के स्वभाव को प्रकृति की संज्ञा प्रदान की है। यह स्वभाव आहार या औषध द्रव्यों में स्वभावतः रहने वाले गुरु लघु आदि गुण हैं। ये स्वभाव जो है ये क्या है, औषध द्रव्यों में स्वभावतः रहने वाले गुरु लघु आदि गुण होते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक नॉलेज था प्रकृति के बारे में। अब जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो क्या पूछता है, मानस प्रकृति के बारे में और देह प्रकृति के बारे में। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, देह प्रकृति के बारे में। इसमें से लॉन्ग आंसर नहीं आता, शॉर्ट आंसर आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आइए देह प्रकृति देखते हैं क्या होता है देह प्रकृति। आचार्य चरक ने कहा है क्या, देह प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि कुछ मनुष्य गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, गर्भाशय में क्या होता है, शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तभी गर्भाशय बनता है। ठीक है, मतलब गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है। तो वही कहा है आचार्य चरक ने कि कुछ मनुष्य गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है यानी मिलते हैं, तभी क्या होगा, सम प्रकृति के, कुछ वातल प्रकृति के और कुछ पित्तल प्रकृति के या कुछ कफल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जब संयोग होगा तो क्या होगा, कुछ सम प्रकृति के व्यक्ति होंगे, कुछ वातल प्रकृति के होंगे, कुछ पित्तल के होंगे और कुछ कफल प्रकृति के होते हैं। फिर क्या होगा, इस प्रकार सम प्रकृति वाले मनुष्य स्वस्थ होते हैं। ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि सम प्रकृति वाले मनुष्य क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। भाई जब साम्यावस्था में है उनकी धातु सारी, तो क्या होगा, वो स्वस्थ होंगे। जब धातुओं का इधर उधर होता है, इम्बैलेंस होता है, तभी विकृति होती है। तो वही बोला है कि सम प्रकृति वाले व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तथा पृथक पृथक प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, पृथक पृथक प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। इन अलग अलग दोषों से निर्मित प्रकृतियां दोषों का जन्म काल से ही शरीर में रहने से अनुकूल हो जाने से देह प्रकृति कही जाती है। क्या होता है, इन अलग अलग दोषों से निर्मित जो दोष होते हैं, अलग अलग दोषों से निर्मित प्रकृतियां जो होती हैं, वो क्या होता है, जन्म काल से ही शरीर में, अगर वो जन्म काल से ही शरीर में रह रहा है तो क्या होता है, अनुकूल हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, देह प्रकृति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, देह प्रकृति कहा जाता है। तो देह प्रकृति का एक अच्छा सा श्लोक लिखा हुआ है, इसे याद कर लेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है और ज़रूरी श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। क्या है श्लोक, तस्माच्च श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति। किसके अनुसार है, आचार्य चरक के अनुसार। बहुत सिंपल सा श्लोक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। क्या बोला है, तस्माच्च श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचित्, नाम ही लिखे गए हैं, ठीक है, पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति। ठीक इस प्रकार देह प्रकृतियों की संख्या सभी आचार्यों ने कितनी बताई, 7 बताई है। तो उन्हीं के ये नाम श्लोक में लिख दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो 7 देखते हैं। वात प्रकृति के कितने, 1 संख्या, प्रकृति की कितनी 1, कफच 1, द्विदोषज, अच्छा द्विदोषज में कितने 3, तो 2 दोषज में क्या होता है, 2 दोषों को मिलाकर बनती है प्रकृति। तो जैसे क्या क्या बन सकता है, वातल पित्तल बन सकता है मिलके, वात और कफज मिलके बन सकता है, और पित्त और कफज बन सकता है। तो इस हिसाब से कितने बने, 3 बने, 1 2 और 3, ये 3 बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सम प्रकृति। सम प्रकृति कितनी होती है, 1। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 7, क्योंकि वात प्रकृति से 1 हो गया, पित्त प्रकृति से 1 हो गया, कफ की प्रकृति से 1 हो गया, तो 3 तो यही हो गए, और फिर द्विदोषज हो गए 3, 3 3 6 हो गए, और सम प्रकृति 1, 7 हो जाएंगे। ठीक, और क्या है इसमें,
वात प्रकृति को हीन क्या बोला गया? हीन बोला गया। किसको? वात प्रकृति को। पित्त प्रकृति को मध्यम बोला गया है। वात प्रकृति को हीन, पित्त प्रकृति को मध्यम बोला गया है। और कफ प्रकृति को उत्तम माना गया है। कफ क्या माना गया है भाई? उत्तम माना गया है। आचार्यों ने द्वंद्वज प्रकृतियां निंदनीय मानी हैं। आचार्यों ने कौन सी प्रकृतियां? द्वंद्वज प्रकृतियां को निंदनीय माना है। ठीक है। और सम प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ माना है। ठीक, सम प्रकृति को क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। तो आचार्य बोलते हैं क्या? वात प्रकृति को हीन, पित्त प्रकृति को मध्यम, कफ प्रकृति को उत्तम और द्वंद्वज प्रकृति को निंदनीय माना है, सम प्रकृति को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। तो इस प्रकार देह प्रकृति समाप्त होती है। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? मानस प्रकृति। ये मानस प्रकृति क्या होता है? तो मन क्या होता है? त्रिगुणात्मक होता है। मन क्या होता है भाई? त्रिगुणात्मक होता है। तो गर्भावस्था में जिस गुण की प्रधानता होती है, गर्भावस्था जब होती है, शुक्र शोणित का जब मिलन होता है, संयोग होता है, तो वही बोला गया कि गर्भावस्था में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार मानस प्रकृतियों का निर्माण होता है। गर्भावस्था में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार मानस प्रकृतियों का निर्माण होता है। तो 3 प्रकार की मानस प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? पहली सात्विक प्रकृति होती है, फिर राजस प्रकृति होती है और लास्ट तामस प्रकृति, यानी कि तीसरी प्रकृति जो होती है वो तामस प्रकृति होती है। तो 3 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं। अब इनके तीनों के पार्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सात्विक प्रकृति। और इसके भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। सात्विक से 7 याद कर लीजिए। सात्विक 7, इस तरह याद रहेगा। सात्विक 7। तो सात्विक कितने? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भेद? पहला होगा ब्रह्मकाय, दूसरा माहेंद्र या इंद्रकाय, तीसरा वारुणकाय, चौथा कौबेरकाय, पांचवा गांधर्वकाय, छठवां याम्यकाय, सातवां ऋषि या आर्षकाय। ठीक है। तो ये 7 प्रकार के काय बताए गए हैं, यानी कि सात्विक प्रकृति के ये भेद होते हैं। ठीक, अभी हम लोग इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं सारे सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या बोला है? सात्विक प्रकृति। तो सात्विक प्रकृति के कितने? 7 भेद। तो उन 7 को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सात्विक में पहला क्या है? ब्रह्मकाय। तो ब्रह्मकाय होता क्या है? ब्रह्मकाय को हम कह सकते हैं कि जैसे जिसमें उत्तर देने की शक्ति से संपन्न हो, जो क्या हो? उत्तर देने की शक्ति से संपन्न हो, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो। स्मरण शक्ति क्या हो? बहुत अच्छी हो। और वचन मतलब जो बोलता हो वो करता हो। ठीक है, यानी कि वचन बोलने की शक्ति हो। और ये कह सकते हैं कि दान और शील से युक्त हो, पवित्रता हो उसके अंदर। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया? ब्रह्मकाय बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माहेंद्रकाय। तो माहेंद्रकाय क्या होता है? जो धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहता हो वही माहेंद्रकाय है। अर्थात विद्वान हो, सूरवीर हो, महात्मा हो, वही क्या होगा? माहेंद्रकाय होगा। नेक्स्ट क्या है? वारुणकाय। तो वारुणकाय क्या होता है? तो वारुणकाय में जैसे जो यश करने वाला हो, पवित्र हो, प्रिय यानी कि मधुर बोलने वाला हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, वही वारुणकाय है। ठीक है। जिसके अंदर सहनशीलता होती है या प्रिय बोलने वाला होता है या यश करने वाला या पवित्र होता है, वही क्या होगा? वारुणकाय होगा। नेक्स्ट है कौबेरकाय। तो कौबेरकाय क्या होगा? जो सुखपूर्वक विहार करने वाला हो, जो सुखपूर्वक रहने वाला हो, परेशान ना हो, मस्त मौला हो, सुखपूर्वक रहता हो, पवित्र हो। ठीक है। क्रोध और प्रसन्नता साफ साफ जिसकी झलकती हो, दिखती रहती हो, अरे क्रोध है, मतलब क्रोध भी रहेगा, प्रसन्नता भी रहेगी, साफ साफ समझ में आए जिसे, वही क्या है? कौबेरकाय है।
जिसको क्रोध एवं प्रसाद फलप्रद हो। जिसका क्रोध और जो प्रसाद होता है वो फलप्रद हो, ठीक है, वही क्या है, कौबेर गाय है। गांधर्व गाय क्या होता है? गांधर्व गाय मतलब कि जैसे चंदन हो गया या कस्तूरी हो गई है, इसका अनुलेपन करता हो, ठीक है। जो पुराण और पाठ में कुशल हो, जिसको पुराण खूब अच्छे से आता हो और पाठ खूब बढ़िया आता हो, पुराण और पाठ दोनों में कुशल हो, वही गांधर्व गाय होता है। जिसे गाना पसंद हो, नाचना पसंद हो, ना दिन दिन ना, जिसे नाचना पसंद हो, गाना पसंद हो, वो क्या होता है, गांधर्व गाय होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। गांधर्व मतलब गाना से समझ लीजिए, गाना पसंद हो। तो फिर नेक्स्ट क्या है, याम्य गाय। याम्य क्या क्या होता है, सभी कार्यों में उचित मार्ग का अवलंबन करता हो। कोई भी कार्य हो उसमें उचित मार्ग का अवलंबन करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, याम्य गाय कहेंगे। या फिर ऐश्वर्य का यानी कि ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला हो, दृढ़ कार्य करने वाला हो, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो, वो क्या होता है, याम्य गाय होता है। नेक्स्ट है ऋषि गाय। ऋषि गाय क्या होगा, ऋषि सही समझ में आ रहा है, ऋषि मतलब ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, ठीक है। जो लोभ और क्रोध दोनों से एकदम दूर दूर तक कोई नाता ना हो, जिसके अंदर लोभ ना हो, क्रोध ना हो, वही ऋषि है ना। और जिसके अंदर जो ऋषि, जिस ऋषि के अंदर क्रोध आ गया, लोभ आ गया, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, पाखंडी होगा, वो ऋषि नहीं होगा। तो ऋषि का अर्थ ही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और जो इसके अंदर लोभ ना हो और क्रोध ना हो, जिसके अंदर दया भाव हो, वही ऋषि है। घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार ये सात्विक प्रकृति के सातों भेद समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या है, राजस प्रकृति। तो राजस प्रकृति क्या होता है, राजस प्रकृति के 6 भेद होते हैं शास्त्रों में। कौन कौन से होते हैं वो भेद, आसुर काय, सर्प काय, शाकुन काय, राक्षस काय, पैशाच काय और प्रेत काय। ये 6 भेद बताए गए हैं। तो इन 6 भेदों को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, पहला क्या है, आसुर काय। तो आसुर समझ में आ रहा है क्या, असुर, नाम से ही समझ में आ रहा है, असुर जो कपटी हो, ठीक है, संपत्तिशाली हो, उग्र स्वभाव वाला हो, तुरंत गुस्सा आ जाए, उग्र स्वभाव वाला, अकेला खाने वाला हो, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हो, जिससे किसी से कोई मतलब ना हो, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, आसुर का है कहा गया है। बोलते नहीं, असुर के समान हो एकदम, केवल अपना सोचता है इंसान, वो क्या है, असुर के समान होता है, ऐसा कहावत होती है। तो यही क्या है, असुर का है। नेक्स्ट क्या है, सर्प का है। सर्प क्या होता है, जो तेज हो, सांप बहुत तेज होता है ना, तुरंत डस लेता है, तो बहुत तेज होता है। अधिक परिश्रम करने वाला हो, क्या हो, अधिक परिश्रम करने वाला हो। और क्या हो, स्त्री के वश में रहने वाला हो। सर्प काय को क्या बोला गया, स्त्री के वश में रहने वाला हो। बहुत समय तक वैर रखने वाला हो, अगर बैर रख लिया तो बस जिद ठान ली है तो फिर, तो वही बोला गया, सर्प का इसे ही बोला गया है, ठीक। नेक्स्ट है शाकुन काय। शाकुन काय क्या होता है, सदा आहार विहार में तत्पर रहने वाला हो, सदा आहार विहार में तत्पर रहने वाला हो। नित्य शंका करने वाला हो, मतलब संकी मनुष्य हो या संकी स्त्री हो, ठीक है। संकी मतलब जिसके अंदर शंका बनी रहती हो। निरंतर खाने वाला हो, बस खाते रहो खाते रहो, निरंतर खाता ही रहे, वो क्या है, शाकुन का है। ऐसे व्यक्ति को शाकुन क्या समझना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, राक्षस का है। तो राक्षस का है, तो राक्षस तो नाम से ही समझ में आ रहा है, राक्षस, ठीक। तो राक्षस के लिए क्या बोला जाएगा, जो वैर करने वाला हो, ठीक है। बहुत दिनों तक क्रोध में रहने वाला हो, राक्षसों की तरह, ठीक है। क्रोध में बस, क्रोध में लिप्त रहे। चुपके से खाने वाला हो, कुछ भी हो चुपके से खा ले, वो क्या है, राक्षस काय है, ठीक।
नेक्स्ट क्या है, पैशाच क्या है? तो पैशाच क्या होता है? डरपोक, स्त्री के वश में रहने वाला, गंदा आहार विहार खाने वाला हो, जो अपवित्र हो और जो दूसरों को डराने वाला हो, वही क्या है? पैशाच। वही क्या होगा? पैशाच होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रेत। प्रेत, ठीक है। तो प्रेत क्या होता है? लोभी होता है प्रेत, आलसी होता है, ठीक है। ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। कैसा ज्ञान? भाई कर्तव्य का ज्ञान, उसका कर्तव्य क्या है या अकर्तव्य क्या है, उसके ज्ञान से अनभिज्ञ हो, दान ना करने वाला हो, ठीक है, दुखी रहता हो, यही क्या है? प्रेत का है। तो इस प्रकार राजस प्रकृति भी समाप्त होती है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या है? तामस प्रकृति। 3 प्रकृति थी, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति। तो हमने सात्विक पढ़ लिया है, राजस भी पढ़ लिया है, अब हम लास्ट क्या पढ़ेंगे? तामस प्रकृति। तो तामस प्रकृति के कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक पशुकाय होगा, मत्स्यकाय और वानस्पत्यकाय। तो इन भेदों को भी समझ लेते हैं क्या होता है। पहला क्या है? पशुकाय। तो पशु क्या होता है? पशुकाय जिसकी मतलब जो स्मरण शक्ति से शून्य हो, जिसकी स्मरण शक्ति क्या हो? पशु के समान शून्य हो, जीरो। कहते ना एकदम जानवर हो, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, पशु के समान हो तुम एकदम। तो इसीलिए बोला गया है, मतलब जीरो, शून्य। स्वप्न में नित्य मैथुन देखना, ये क्या है? पशु का है। अत्यधिक सोने वाला जो हो, कहते हैं ना एकदम जानवर की तरह सो रहे हो, ऐसा कहावत है, घर में भी बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो पशु के समान, जैसे पशु सोता रहता है। तो ये क्या होता है? अधिक सोने वाला, कम बुद्धि वाला। पशु की थोड़ा कम बुद्धि होती है ना, तो वही बस रिलेट कर लीजिए, पशु मतलब जानवर, तो कम बुद्धि वाला, ठीक। क्या क्या होगा? स्मरण शक्ति से शून्य हो, स्वप्न में नित्य मैथुन देखता हो, अत्यधिक सोने वाला हो, कम बुद्धि वाला हो, वही क्या है? पशु का है। नेक्स्ट है मत्स्य का है। क्या होगा? मत्स्य का है, जो आहार का लोभी हो। मत्स्य का क्या होगा? जो आहार का लोभी हो, चंचल हो, ठीक है, मूर्ख हो, डरपोक हो, और क्या कह सकते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ झगड़ता रहता हो, क्रोधी हो, बहुत हिंसकवादी हो, उसे क्या कहेंगे? मत्स्यकाय कहेंगे, उसे मत्स्यकाय कहेंगे। नेक्स्ट है वानस्पत्यकाय, लास्ट है वानस्पत्यकाय। देखिए समझिए अच्छे से। तो वानस्पत्यकाय में क्या होगा? जो धर्म हो गया, कर्म हो गया या अर्थ हो गया, इनसे रहित होता हो, इनसे रहित होता हो, जो वायु धूप को सहने वाला हो, ठीक है, जो केवल आहार में ही लगा रहने वाला हो, वही क्या है? वानस्पत्यकाय। वही क्या होगा? वानस्पत्यकाय। तो प्रकृति चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। इसी से नोट्स बना लिए, रट्टा मारिए, याद करिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो फिनिश करते हैं लेक्चर आज का यहीं पे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहें इसी तरह। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो मेरा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।